नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। राफा समेत गाजा के दूसरे हिस्सों में आईडीएफ की कार्रवाई जारी। आपूर्ति ठप होने के कारण संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने रफा में रद्द किया खाद्य वितरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजराइल से गाजा की नाकाबंदी हटाने का किया आग्रह। इजराइल का दुनिया से आईसीसी वारंट को अस्वीकार करने का आग्रह। कहा, गाजा में नहीं है कोई भूखमरी। ब्रिटेन ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग को बताया अनुपयोगी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका अपनी संसद की सलाह पर देगा प्रतिक्रिया। रूस ने शुरू किया परमाणु सैन्य अभ्यास। रक्षा मंत्रालय ने कहा, अभ्यास के पहले चरण में इस्कंदर और किंजल मिसाइलें शामिल। पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन ने दिया था आदेश। यूक्रेन के दौरे पर पहुंची जर्मनी की विदेश मंत्री। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोग के लिए जताया आभार। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके सहयोगियों की मौत पर ईरान में शोक की लहर। कई शहर होते हुए तबरेज से रईसी का जनाजा पहुंचा तेहरान। गुरुवार को मशहद में किया जाएगा दफन। ब्रिटेन के दशकों पुराने ब्लड स्कैंडल पर रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मांगी माफी। पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने की सरकार ने की घोषणा। 30,000 से ज्यादा लोग एचआईवी और हेपेटाइटिस सी जैसे खतरनाक वायरस से हुए थे संक्रमित। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेनाओं ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफा में हवाई हमले किए। वहीं इजराइल के आश्वासन के बावजूद पश्चिमी शक्तियां मानवीय सुरक्षा उपायों को लेकर चिंतित हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के शीर्ष अभियोजक द्वारा इजराइल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के अनुरोध पर सियासत तेज हो गई है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। मंगलवार को आईडीएफ ने जबालिया कैंप के अंदर कार्रवाई की। उधर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस और रफा में हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बढ़ते हमलों के बीच रफा में बड़े पैमाने पर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। 5 से 8 मई के बीच ली गई उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि कितने लोग रफा छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल मिस्र के साथ गजा सीमा पर स्थित रफा को हमास का आखिरी गढ़ बताता है। इजराइल के आश्वासन के बावजूद पश्चिमी शक्तियां मानवीय सुरक्षा उपायों को लेकर चिंतित है। इजराइल ने 6 मई को नागरिकों को शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद से सेना और टैंक ने रफा में घुसना शुरू कर दिया। अब तक 8 लाख से अधिक लोग रफा से निकल चुके हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने मंगलवार को कहा कि आपूर्ति की कमी और असुरक्षा के कारण गाजा के दक्षिणी शहर रफा में खाद्य वितरण फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि रफा के मुद्दे पर विस्तृत और रचनात्मक बातचीत हुई है। उधर यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अस्थायी फ्लोटिंग बंदरगाह पर अब तक 569 मीट्रिक टन से अधिक मानवीय सहायता पहुंच चुकी है, लेकिन सभी सहायता गोदामों तक नहीं पहुंची है। शुक्रवार को अमेरिका द्वारा निर्मित घाट पर सहायता सामग्री पहुंचनी शुरू हुई थी। इजराइल पर अधिक आपूर्ति की अनुमति देने का वैश्विक दबाव बढ़ रहा है। आईडीएफ ने पश्चिमी बैंक के रफा में भी अभियान चलाया। इजरायली सेना ने कहा कि यह आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई है, जिसमें कई बंदूकधारियों को निशाना बनाया गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के शीर्ष अभियोजक द्वारा इजराइल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के अनुरोध पर सियासी घमासान तेज हो गया है।
मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री यो गैलांट, जबकि हमास के 3 नेताओं यहया सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हानिया के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। 3 न्यायाधीशों की एक पीठ फैसला करेगी कि गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। ऐसे निर्णय लेने में न्यायाधीशों को 2 महीने तक का समय लग सकता है। अभियोजक ने 7 अक्टूबर को किए गए हमास द्वारा हमलों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दिन आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य हमला किया, जिसमें करीब 35,000 फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। इजराइल ने दुनिया से इस वारंट को जारी करने की मांग को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है। अभियोजक के निर्णय का विरोध करें और घोषणा करें कि भले ही वारंट जारी किए हों, आपका उन्हें लागू करने का इरादा नहीं है। इस बीच ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने कहा है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अनुरोध अनुपयोगी होगा। यह अत्यंत अनुपयोगी पहल है। बेशक यह अभी भी अंतिम निर्णय के अधीन है, लेकिन फिर भी यह अत्यधिक अनुपयोगी बना हुआ है। वहीं यूरोपीय संघ के प्रवक्ता पीटर स्टेनो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यूरोपीय संघ इस प्रक्रिया का पालन करेगा और इस पर ध्यान देगा। यूरोपीय संघ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाना है। नेतन्याहू ने इस कदम की सोमवार को निंदा करते हुए इसे वास्तविकता से कोसों दूर करार दिया था। अगली खबर की ओर चलते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद उनका शव तेहरान पहुंच गया है। यहां हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आए। बुधवार को रईसी का शव आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस बीच सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बघेरी ने एक उच्च समिति को घटना की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। शोक में डूबा ईरान अपने नेता के आखिरी दीदार के लिए नम आंखों के साथ सड़कों पर उमड़ आया। उनका जनाजा जिस शहर से भी गुजरा, हर जगह हालात एक जैसे ही थे। हाथ में झंडा और तस्वीरें उठाए लोग इब्राहिम रईसी को अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़े। जनाजा सुबह तबरेज शहर के चौक पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद जनाजा कुम शहर पहुंचा। ये शहर मशहद के बाद दूसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। ईरान में 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। बुधवार को रईसी का शव आम लोगों के दर्शन के लिए तेहरान में रखा जाएगा। रईसी के शव को गुरुवार को पूर्वोत्तर शहर मशहद में दफन किया जाएगा। उधर विशेषज्ञ समिति की बैठक में रईसी को श्रद्धांजलि दी गई। कुर्सी को काले कपड़े से ढक दिया गया और उस पर रईसी की तस्वीर रख दी गई। राष्ट्रपति और तबरेज़ के शुक्रवार के इमाम इस परिषद का हिस्सा थे। हमें उनके अपने बीच से चले जाने का दुख है। रविवार को हुई दुर्घटना के स्पष्ट कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में खराब मौसम और कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बघेरी ने एक उच्च समिति को घटना की जांच करने का आदेश दे दिया है। बताया जाता है कि समिति का एक दल उत्तरी प्रांत पूर्वी अजरबैजान के हादसे वाली जगह पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जांच में सहयोग के लिए रूस ने भी पेशकश की है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की विमानन सुरक्षा बेहद खराब हो गई है। प्रतिबंधों के कारण अमेरिका निर्मित विमानन उत्पादों की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने संकेत दिया है कि रईसी की मौत के बाद अमेरिकी सेनाओं की स्थिति या तैनाती में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने हादसे में अमेरिका की किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ज़ारिफ ने कहा कि हादसे की वजह अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध हैं, जिनके कारण विमानों के पुर्जे खरीदने में बाधा आ रही है। ज़ारिफ की इस टिप्पणी पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि आखिर में तो ये ईरान की सरकार की ही जिम्मेदारी है, जिसने 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर को उड़ाने का फैसला किया। ईरान सरकार के आतंकवाद का समर्थन करते हुए
उपकरणों को ले जाने के लिए अपने विमानों का उपयोग किया है। इसलिए हम अपनी प्रतिबंध व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना जारी रखेंगे। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी रविवार को पूर्वी अजरबैजान प्रांत से लौट रहे थे, तभी अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जुल्फा के करीब दुर्घटना घटी। सोमवार को सभी के मरने की पुष्टि हुई। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने मुखबर को अंतरिम कार्यभार सौंप दिया। खामनेई ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार मुखबर को ये कार्यभार सौंपा गया है। मोहम्मद मुखबर को 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के लिए न्यायिक प्रमुखों के साथ काम करना होगा। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रशांत सागर में स्थित फ्रांस शासित द्वीप न्यू कैलिडोनिया की यात्रा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों को न्यू कैलिडोनिया से निकालना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को न्यू कैलिडोनिया से ब्रिस्बेन ले जाने वाली पहली उड़ान ऑस्ट्रेलिया पहुंची। पिछले हफ्ते हुई हिंसा के कारण द्वीप में हुई अशांति के चलते करीब 3000 लोग न्यू कैलिडोनिया छोड़ने या प्रवेश करने के इंतजार में हैं। दरअसल फ्रांस द्वारा लाए गए वोटिंग को लेकर नए कानून के चलते द्वीप में हिंसा भड़क गई, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई दुकानों को लूटा गया, कारों को जला दिया गया और दवा भोजन की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूसी सेनाओं ने दक्षिणी सैन्य जिले में गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैयारी और उपयोग में व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित सैन्य अभ्यास का पहला चरण शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में अभ्यास शुरू करने का आदेश दिया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास के पहले चरण में इस्कंदर और किंजल मिसाइलें शामिल हैं। अगली खबर, ब्रिटेन की एक जांच समिति ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत बड़े घोटाले का पता लगाया है। जांच समिति का कहना है कि 1970 और 1980 के दशक में दूषित रक्त संक्रमण के कारण हजारों लोग HIV या हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए, जबकि कई पीड़ित आजीवन अन्य बीमारियों से पीड़ित रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूषित रक्त चढ़ाने से कम 30,000 लोग प्रभावित हुए, जबकि करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की एक जांच समिति ने 6 साल की पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसे 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS का सबसे घातक घोटाला बताया जा रहा है। 1970 और 1980 के दशक में दूषित रक्त संक्रमण के कारण हजारों लोग HIV या हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए, जबकि कई पीड़ित आजीवन अन्य बीमारी से पीड़ित रहे। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूषित रक्त चढ़ाने से कम 30,000 लोग प्रभावित हुए, जबकि करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई। इसे रक्त कांड कहा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को पता था कि रक्त और रक्त उत्पाद दूषित हैं, लेकिन दशकों तक उन्होंने इस तथ्य और इससे होने वाली तबाही को छुपाया। रिपोर्ट जारी होने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे ब्रिटेन के लिए शर्मनाक बताया है। मंत्री और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में भयानक और विनाशकारी रूप से विफल रहे हैं। मैं इस भयानक अन्याय के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों से सीधे बात करना चाहता हूं, जिनमें से कुछ गैलरी में हमारे साथ हैं। 2500 से ज्यादा पन्नों वाली ये रिपोर्ट सोमवार को प्रकाशित हुई। इसे पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए विनाशकारी परिणामों वाले विफलताओं का दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जा रहा है। सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले अंतरिम मुआवजा देने की बात कही जा रही है। योजना शुरू करने के लिए सरकार संक्रमित रक्त मुआवजा प्राधिकरण की स्थापना करेगी। हम संक्रमित रक्त मुआवजा प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं। पूरी योजना शुरू करने से पहले पीड़ितों को अंतरिम भुगतान किया जाएगा। संक्रमित लाभार्थियों को 2,10,000 पाउंड का भुगतान किया जाएगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 2017 में रक्त घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के प्रमुख न्यायाधीश ब्रायन लैंगस्टाफ ने कहा है कि उन्हें इस घोटाले को छिपाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास मिला है। इसका सबूत 1993 में सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों को नष्ट करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि सवाल पूछा गया कि क्या NHS और सरकार ने मुद्दों को छिपाने की कोशिश की, तो जवाब था हाँ, उन्होंने ऐसा किया था। गुमराह करने की साजिश में सिर्फ कुछ लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि ये जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से किया गया था, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी सच्चाई छिपाई गई। पीड़ितों में वो लोग शामिल हैं जिन्हें दुर्घटनाओं या सर्जरी के दौरान रक्त की आवश्यकता थी, या जो हीमोफीलिया जैसे रक्त विकार से पीड़ित थे। उन्हें दूषित रक्त चढ़ाया गया, जिससे कई लोग जीवन भर के लिए विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे। जर्मनी में सरकार का तख्ता पलट करने के आरोप में राजकुमार हेनरिक 13वें समेत कुल 9 लोगों पर मुकदमे की सुनवाई फ्रैंकफर्ट में शुरू हो गई है। हेनरिक एक पूर्व राजवंश के वंशज हैं। उन्हें चांसलर के पद पर बिठाने की साजिश रची गई थी। इस साजिश का पर्दाफाश दिसंबर 2022 में हुआ और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जर्मनी की सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश में लिप्त व्यवसायी राजकुमार हेनरिक 13 समेत कुल 9 लोगों पर लगे मुकदमे की सुनवाई फ्रैंकफर्ट में शुरू हो गई है। जर्मनी के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की साजिश करने के लिए इन 9 लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आरोपी रिट्सबर्गर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। निवेशक हेनरिक 13 प्रिज रीस इनका सरगना बताया जा रहा है। हेनरिक एक पूर्व राजवंश के वंशज है। उन्हें चांसलर के पद पर बिठाने की साजिश रची गई थी। इस साजिश का पर्दाफाश दिसंबर 2022 में हुआ और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल रिट्सबर्गर आंदोलन में शामिल लोगों की विचारधारा कट्टरपंथी और हिंसक है।
जो कि जर्मनी को वैध राज्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। लंबे समय से यह लोग स्थानीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं और कर का भुगतान करने से भी इनकार करते हैं। पिछले कुछ सालों में जर्मनी में इनकी संख्या में तेजी आ रही है और अभी करीब 23,000 लोग इस आंदोलन का हिस्सा बताए जाते हैं। वहीं अपने बचाव में हेनरिक के वकील का कहना है कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। रीस की गिरफ्तारी तक हिंसा या फिर संपत्ति को क्षति होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। उन्हें किसी बड़े राक्षस के रूप में चित्रित किया जा रहा है, उन्हें साजिश के नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया इसे बढ़ावा दे रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह समूह खुद को यूनाइटेड पेट्रियट्स बताते हैं। इनका आरोप है कि मौजूदा सरकार बाल शोषण करने वाले और अवैध राजनेताओं द्वारा चलाई जा रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को इस ग्रुप के पास से 380 फायर आर्म्स, 350 अन्य हथियार मिले थे। इतना ही नहीं, 1,48,000 से अधिक राउंड गोला बारूद, विस्फोटक, सैन्य हेलमेट और सुरक्षात्मक उपकरण भी मिले। लगभग $5 लाख मूल्य का सोना और नकदी भी बरामद हुई। जर्मनी को अपनी ताकत संवैधानिक व्यवस्था पर गर्व है। ऐसे में इस घटना ने पूरे प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। जर्मनी, रवांडा, बोस्निया और हर्जेगोविना द्वारा यूएन में लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक 11 जुलाई को स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार की स्मृति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर आगामी गुरुवार को वोटिंग होगी। दरअसल 1992 में बोस्निया के यूगोस्लाविया से अलग होने के बाद 11 जुलाई 1995 को बोस्नियाई सर्बों ने स्रेब्रेनिका में कम से कम 8,000 पुरुषों और लड़कों को उनके परिवार से अलग कर मौत के घाट उतार दिया था। स्रेब्रेनिका शहर में रहने वाली काडा हॉटिक ने आखिरी बार 11 जुलाई 1995 में अपने भाई, बेटे और पति को देखा था। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगी। 11 जुलाई के बाद लगातार 5 दिनों तक बोस्नियाई सर्ब सैनिकों ने बोस्नियाई मुसलमानों पर अत्याचार किए और करीब 8,000 आदमियों की क्रूरता से हत्या कर दी। मरने वालों में काडा हॉटिक के परिवार वाले भी थे। अब करीब 30 साल बाद काडा हॉटिक संयुक्त राष्ट्र महासभा से न्याय की उम्मीद कर रही है। दरअसल जर्मनी, रवांडा, बोस्निया और हर्जेगोविना द्वारा यूएन में लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक 11 जुलाई को स्रेब्रेनिका में हुए नरसंहार की स्मृति में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के प्रयोजन में लाया गया यह प्रस्ताव 11 जुलाई 1995 को स्रेब्रेनिका में हुई निर्मम हत्याओं को नरसंहार करार करने की बात करता है और युद्ध अपराधियों के महिमामंडन की निंदा करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इससे पहले ही नरसंहार की संज्ञा दे चुके हैं। कई पूर्व बोस्नियाई सर्ब सैन्य नेताओं को इसके लिए जवाबदेह भी ठहराया गया है, लेकिन काडा हॉटिक और अन्य पीड़ितों के परिवार अभी भी अपनी लड़ाई को पूरा नहीं मानते हैं। हम 1996 से सच्चाई को सामने लाने, अपराधियों को दंडित करने और जो लोग अब नहीं रहे उन्हें ढूंढकर सम्मान से दफनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया के सामने सच आए ताकि ऐसी घटना फिर कभी भी न घट सके। गौरतलब है कि 1992 में बोस्निया के यूगोस्लाविया से अलग होने के बाद 1992 से 1995 के बीच बोस्निया में गृह युद्ध हुआ। स्वतंत्र बोस्नियाई राष्ट्र के निर्माण से बोस्नियाक लोग बहुमत में आ जाते। इसके खिलाफ बोस्नियाई सर्ब ने बोस्नियाक और क्रोएशियाई आबादी के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। इस जातीय सफाई अभियान में करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सर्बिया और बोस्निया के सर्ब प्रभुत्व लगातार इस नरसंहार से इनकार करते आए हैं। 11 जुलाई 1995 को बोस्नियाई सर्बों ने स्रेब्रेनिका संयुक्त राष्ट्र बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र पर कब्जा किया। उन्होंने कम से कम 8,000 मुस्लिम बोस्नियाक पुरुषों और लड़कों को उनके परिवार से अलग कर मौत के घाट उतार दिया। आज भी लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय की गुहार कर रहे हैं।
यह प्रस्ताव कुछ हद तक भविष्य में बेहतर दृष्टिकोण देने का काम करेगा और उस भयानक अतीत का सामना करने में मदद करेगा जहां कई लोगों की जान ले ली गई। हम इस प्रस्ताव के जरिए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। बोस्नियाक और क्रोएशियाई लोगों के खिलाफ हुए अत्याचारों के सामने यह न्याय थोड़ा फीका दिखता है, लेकिन उन्हें अपनी आगे की लड़ाई के लिए भी बल देने का काम करेगा। कार्डा हॉटी को अपने बेटे के पूरे अवशेष भी नहीं मिल सके। उनके लिए यह प्रस्ताव नरसंहार के कड़वे सच पर एक मोहर के तौर पर काम करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।